हेलो सर। अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन एक ऐसा मेथड है हीट ट्रांसफर का जिसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी ट्रांसफर होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। जैसे सन से अर्थ तक एनर्जी आती है तो बहुत जगह क्या है, वैक्यूम है, बट एनर्जी ट्रेवल करती है। तो दिस फॉर्म ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन विच मीडियम इज नो रिक्वायर्ड इज नोन एज रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन में कुछ पॉइंट्स जो हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसके पहले कुछ डिफिनीशन में बता दो। जैसे फर्स्ट, एक सरफेस है, ये मैं 12th क्लास में मॉडर्न फिजिक्स में बताया था। अभी देखिए, एक सरफेस है जिसपे एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो इसको बोलते हैं क्यू आई, इंसिडेंट एनर्जी। इस एनर्जी को क्या करता है, ये सरफेस कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड एनर्जी, और कुछ पार्ट के ट्रांसमिट करता है जिसको बोलते हैं ट्रांसमिटेड एनर्जी। और कुछ को ये एब्जॉर्ब कर लेता है, इसको बोलते हैं एब्जॉर्ब एनर्जी। तो किसी सरफेस पे जब एनर्जी इंसिडेंट होती है तो कुछ पार्ट एब्जॉर्ब किया जाता है, कुछ रिफ्लेक्ट किया जाता है, कुछ ट्रांसमिट किया जाता है। तो कुछ डिफिनीशन है, जैसे रिफ्लेक्टिविटी। तो रिफ्लेक्टिविटी को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एनर्जी रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट। तो रिफ्लेक्टेड एनर्जी डिवाइड बाय इंसिडेंट एनर्जी इज नोन एज रिफ्लेक्टिविटी ऑफ दिस सरफेस। उसके बाद आती है एब्जॉर्बिटी या एब्जॉर्बिंग पावर। इसको स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करता है। एब्जॉर्बिंग पावर को डिफाइन किया गया, एनर्जी एब्जॉर्ब, ये जो एनर्जी है ना एब्जॉर्ब हो रही है, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट। ठीक है, अब आता है ट्रांसमिटिविटी। इसको स्मॉल टी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये होता है एनर्जी ट्रांसमिटेड डिवाइड बाय एनर्जी इंसिडेंट, इसे बोलते हैं। दूसरा, अगर इस आर को इस टी को आपस में जोड़ दें, ए प्लस आर प्लस टी को आपस में जोड़ दें तो ये 1 के बराबर आता है। भाई जब इनको जोड़ोगे तो क्या आएगा, एनर्जी रिफ्लेक्टेड प्लस एनर्जी एब्जॉर्ब प्लस एनर्जी ट्रांसमिटेड, रिफ्लेक्टेड प्लस एब्जॉर्ब प्लस ट्रांसमिटेड अपान एनर्जी इंसिडेंट, और इन तीनों का सम ही एनर्जी इंसिडेंट के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, जब इसको जोड़ोगे तो एनर्जी इंसिडेंट आ जाएगा, और नीचे एनर्जी इंसिडेंट है, एनर्जी इंसिडेंट अपॉन एनर्जी इंसिडेंट इट इज 1। आ गया बात। तो एक चीज आप देखेंगे इसमें। अच्छा, ब्लैक बॉडी कहीं लिखे, तो कहीं भी लिखे ब्लैक बॉडी, तो उसके लिए आप ध्यान रखेंगे ये जो एब्जॉर्बिंग पावर इज ए, दिस इज 1, ये 1 के बराबर होता है। मतलब ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर जितनी एनर्जी पड़ेगी पूरी पूरी एब्जॉर्ब हो जाएगी।
तो उसकी ऑब्जर्विंग पावर 1 होता है। एक टर्म होता है परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, कहीं भी ऐसा लिखा हो परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इसका R 1 होता है, मतलब पूरी लाइट को रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, तो R 1 है। तो इस चीज को भी हम लोग ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन में काम आएगा। कि ब्लैक बॉडी के लिए ऑब्जर्विंग पावर 1 होगा, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस के लिए आर की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। फॉर अदर ऑब्जेक्ट जो ब्लैक बॉडी नहीं होगा उसके लिए जो ए की वैल्यू होगी 1 से कम और 0 से ज्यादा होगी, इसमें लिख लेंगे फॉर अदर ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट ब्लैक बॉडी, जो ए की वैल्यू होती है 1 से कम होती है और 0 से ज्यादा होती है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए कुछ डिफिनेशंस और पढ़ लेते हैं। जैसे देखिए, अब हम बात कर रहे हैं इमिसिव पावर। इमिसिव पावर क्या होता है? कोई ऑब्जेक्ट है जो किसी टेम्परेचर T पे है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है, ये एनर्जी रेडिएट कर रहा है। तो इमिसिव पावर को डिफाइन किया गया है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज नोन एज इमिसिव पावर। तो किसी ऑब्जेक्ट का इमिसिव पावर है एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट परपेंडिकुलर एरिया इज नोन एज इमिसिव पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ओके, तो लिखिए एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज इमिसिव पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया। आप ऐसे लिखिए जब अभी बोल रहा हूं, एनर्जी रेडिएटेड पर सेकेंड पर यूनिट एरिया इज नोन एज इमिसिव पावर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब स्टडी कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन की प्रॉपर्टी। तो ये होता है, अब पढ़ रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ रेडिएशन। तो रेडिएशन की प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूं। तो फर्स्ट थिंग से है पॉइंट कि कोई ऑब्जेक्ट हो, फर्स्ट ये है कि एक ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे, एक ऑब्जेक्ट किसी भी टेम्परेचर पे हो तो एनर्जी रेडिएट करता है। ठीक है, तो लिखो एन ऑब्जेक्ट टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन ऑलवेज रेडिएट एनर्जी। पहला पॉइंट लिखना, एन ऑब्जेक्ट एट टेम्परेचर मोर देन 0 केल्विन रेडिएट एनर्जी। दूसरा पॉइंट नोट करिए, in this radiation all wavelength varies from 0 to infinite are found. This means all type of wavelength are present in radiation. All type of wavelength present in radiation. इसका मतलब है कि एक ऑब्जेक्ट है मान लो जिसका टेम्परेचर 10 केल्विन है, और एक ऑब्जेक्ट है बी जिसका टेम्परेचर 30 केल्विन है। तो इससे जो रेडिएशन हो रहा है और इससे जो रेडिएशन हो रहा है, इस रेडिएशन में भी सारे वेवलेंथ होंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और इसमें भी 0 से लेकर इनफाइनाइट तक सारे वेवलेंथ होंगे। बस फर्क क्या होगा कि इस वाले में जो रेडिएशन आएगा उसमें कुछ वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी। तो इनमें एक सर्टेन वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी और इसमें एक सर्टेन वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जो कि इस टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो मैं क्या लिखा था सेकेंड पॉइंट में, ऑल वेवलेंथ 0 to infinity are present in radiation।
थर्ड पॉइंट जो हमें याद रखना है ये कि ये जो रेडिएशन होता है बेसिकली, जैसे एक ऑब्जेक्ट है वो किसी टेम्परेचर टी पे है, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। तो हर मॉलिक्यूल का टेम्परेचर टी है, तो फिर ये ऑसिलेट करता है, अपने पोजीशन पे ऐसे ऑसिलेट करता है। इस ऑसिलेशंस की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होता है, वही रेडिएशन बाहर निकलता है, बाहर निकलता है। यहां पे भी ऑसिलेशन होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, वो रेडिएशन एटमॉस्फेयर में बाहर निकलेगा। लिखना, एट टेम्परेचर मोर देन 0 Kelvin, at temperature more than 0 Kelvin, electron and atoms oscillate at its position, because of this oscillation electromagnetic radiation produces, because of these oscillations electromagnetic radiation produces। ओके, फोर्थ पॉइंट, ये जो भी रेडिएशन आता है वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक सब होता है, इस बीच में सब होता है, लेकिन एक सर्टेन वेवलेंथ का इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, और जब इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो ऑब्जॉर्ब भी उसी इंटेंसिटी को तुम करोगे। इसलिए मान लो तुम्हारे पास 5 रुपए के 1000 सिक्के हैं और 100 रुपए के 2 सिक्के हैं, तो तुम्हें कौन दिखेगा, आंखों से विजुअल कौन होगा? 5 रुपए वाला ज्यादा दिखेगा, संख्या में ज्यादा है ना, तो ज्यादा दिखेगा। तो जिस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा होती है बेसिकली वही वेवलेंथ हमारे आंखों को समझ में आता है, या हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बेसिकली उसी को पढ़ते हैं, उसको क्या, वो तो कम वाले पढ़ेंगे लेकिन इंटेंसिटी उसी की ज्यादा होगी। लेकिन हमारे आंखों को देखना हो और स्पेक्ट्रम विजुअल रीजन्स में आ रही है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ होता है वो इस टेम्परेचर डिपेंड करता है, ये जो टेम्परेचर होता है। तो इस लाइन को ऐसे लिखेंगे, सिंस वेवलेंथ इज वेरीज फ्रॉम, लिखिए, सिंस वेवलेंथ इज वेरीज फ्रॉम 0 to infinity, in which a certain wavelength provide maximum intensity, this wavelength depend on temperature of object according to Wien's displacement law। मतलब कि जो वेवलेंथ 0 से इन्फिनिटी आती है इसमें एक सर्टेन वेवलेंथ की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, ये जो वेवलेंथ है ये इस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो लैम्डा एम इंटू टी बराबर बी कांस्टेंट, इसको बोलते हैं विन्स लॉ, यही विन्स लॉ है, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल्स टू बी इज द कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है, इस बी की जो वैल्यू होती है दिस इज 0.28 सेंटीमीटर केल्विन। इसे भी अलग से ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए वेयर लैम्डा एम इज wavelength corresponding to maximum intensity at temperature T, where lambda m is wavelength corresponding to maximum intensity at temperature T, ठीक है। और ये T केल्विन में होना चाहिए, और इस B की वैल्यू भी एम के एस सिस्टम में प्लेस करना, तो वैल्यू होगी 0.28 सेंटीमीटर है ना, तो 10⁻²मीटर केल्विन, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है।
ओके देखिए, अब इस पे बेस होके एक क्वेश्चन करता है। क्वेश्चन है कि सपोज करो फाइंड टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट in which wavelength corresponding maximum intensity is 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो क्या लगाएंगे, विंड डिस्प्लेसमेंट लगाएंगे, लिखेंगे लैम्डा टी बराबर बी। लैम्डा कितना, 4000 एंगस्ट्रॉम है, वैल्यू प्लेस करो 4000 एंगस्ट्रॉम। टी ये विंड डिस्प्लेसमेंट, विंड कांस्टेंट दिस इज 0.28 इंटू 10⁻²। यहां से टी की वैल्यू कितनी आ गई, 0.28 डिवाइड बाई 4000 नीचे आएगा नहीं, और 10⁻10 इधर आएगा तो 10⁻8 आ जाएगा, तो आएगा 4 7 28, 0.07 इंटू 10⁻, ये 3 ऊपर जाएगा तो 5 बन जाएगा, तो बन गया कितना, 7000 केल्विन। तो उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर है 7000 केल्विन। ठीक है, ओके। अच्छा, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ से मैं एक और प्रॉपर्टी में आपको बता सकता हूं, इंपॉर्टेंट। लिखा था लैम्डा एम टी बराबर बी, तो बी तो कांस्टेंट है, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेवलेंथ क्या होगा, घटेगा। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ घटेगा। अगर मैं कहूं कि बिबग्योर में देखो वेवलेंथ का ऑर्डर ये होता है इंक्रीजिंग, वेवलेंथ इंक्रीजिंग ऑर्डर ये होता है। इसका मतलब कि टेम्परेचर इंक्रीज करके वेवलेंथ घटेगा, तो वेवलेंथ घटेगा तो स्पेक्ट्रम किधर भागेगा, इधर भागेगा ना, उल्टा भागेगा ना, वायलेट कलर की तरफ भागेगा। यही वजह है कि जब तुम एक आयरन रॉड को उठा के तुम फर्नेस में गर्म करते हो, तो वो जो रॉड होता है वो जब गर्म होता है तो जो दिखता है, दिस इज बिकॉज ऑफ रेडिएशन दिखता है, कि टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि उससे रेडिएशन हो रहा है, वो तुम्हारी आंखों तक पहुंच रहा है, और वो रेडिएशन है बेसिकली। तो रेडिएशन में तुम्हें कलर दिखाई दे रही है, तो तुम्हें कलर दिखाई दे रहा है मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले वो देखना, जो रॉड होता है, लोहे का रॉड होता है, वो पहले रेड दिखता है, रेड, और जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो फिर ऑरेंज, फिर येलो, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो, फिर वायलेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो जो रेड हॉट कर रहा हूं, जो आयरन को बहुत ज्यादा हीट करने लगते हैं, बहुत ज्यादा हीट करते हैं, उसका टेम्परेचर बहुत बढ़ाते हैं, तो उसका कलर रेड से ब्लू कलर की तरफ भागने लगता है, ब्लूइश होने लगता है। तो अगर दो रॉड तुम्हें दिख रहे हैं और दोनों को हीट किया जा रहा है, एक ब्लूइश है दिख रहा है और एक रेड दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका है, जो ब्लूइश दिख रहा है, उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। इसको क्या लिख सकते हो कि when temperature increases, when नहीं, if लिखना, if temperature increases then radiation shifted toward violet color, radiation shifted toward violet color। ठीक है, ओके। इसका ग्राफ जो प्लॉट होता है ना, वो इस तरीके से होता है। इसका ग्राफ की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, ग्राफ प्लॉट करने से पहले एक और डिफिनीशन मैं आपको बता दूं, देखिए इसका, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, वर्ड है स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर, तो इसको डिफाइन किया गया स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर को, जैसे डिफाइंड एज डी बाई डी लैम्डा, दिस इज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ये क्या है कि मान लो वेवलेंथ
लैम्डा से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में एनर्जी रेडिएशन डी के बराबर है। मतलब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, उसमें हर तरह का वेवलेंथ मिलेगा 0 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में। तो मैं चाहता हूं कि लैम्डा वेवलेंथ से लेके लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में कितनी एनर्जी रेडिएट हुई है। अगर वो एनर्जी डी है तो डी अपॉन डी लैम्डा का रेशियो इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। डी अपॉन डी लैम्डा इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। ठीक है, यहां से देखो, यहां से अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा। तो अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये टोटल एनर्जी मिल जाएगी। स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर क्या है? एनर्जी वर्सेस वेवलेंथ का रेशियो है, एक तरह से देखो तो डी इज एनर्जी रेडिएशन इन वेवलेंथ रेंज फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। लिखो तो वेयर, इसमें वेयर डी इज एनर्जी रेडिएशन इन वेवलेंथ रेंज फ्रॉम लैम्डा टू लैम्डा प्लस डी लैम्डा। and E lambda is spectral emissive power. Spectral emissive power is ratio of energy radiated from lambda to lambda plus d lambda to d lambda। उसके बाद लिखना R करके रफ डिफिनेशन क्या है? एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वेवलेंथ, एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वेवलेंथ से डिवाइड हो रहा है ना, तो एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वेवलेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट वेवलेंथ इज नोन एज स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर। और डी की वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर भेज दो, आ गया इतना। इसको इंटीग्रेट तो क्या बनेगा? टोटल एनर्जी आएगी, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ ई लैम्डा इंटू डी लैम्डा, दिस इज एरिया अंडर E lambda versus lambda ग्राफ। तो एनर्जी रेडिएशन इज, अच्छा इसको बोलते हैं टोटल एनर्जी रेडिएशन या टोटल इमिसिव पावर बोल सकते हैं इसको, इमिसिव पावर। स्पेक्ट्रल हटा दो, इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर क्या होता है? पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से टोटल एनर्जी रेडिएशन। तो दिस इज द टोटल एनर्जी रेडिएशन, एरिया अंडर ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ। तो ये ग्राफ इस तरीके से होता है, ई लैम्डा वर्सेस लैम्डा ग्राफ ऐसे होता है, ड्रॉ होता है इस तरीके से होता है। और ये जो मैक्सिमम वेवलेंथ आ रहा है ना, मैक्सिमम कर रहा है, ये मैक्सिमम एनर्जी आ रही है, एनर्जी इसके करस्पॉन्डिंग ये जो वेवलेंथ है ये लैम्डा में है, जो विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ में था। मतलब इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सबसे ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी सबसे ज्यादा। तो इस पूरे ग्राफ का जो एरिया होगा, एरिया वो टोटल क्या बताएगा? टोटल एनर्जी रेडिएशन बताएगा। अच्छा कोई पूछे कि यहां से लेके यहां तक का एरिया क्या बताएगा? सिर्फ ये एरिया क्या बताएगा? तो इस वेवलेंथ से लेके इस वेवलेंथ के बीच में कितनी एनर्जी है, वो सिर्फ ये वाला एरिया बताएगा। तो इस ग्राफ को आपको याद रखना होगा और इंपॉर्टेंट है। तो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ, इसको ध्यान रखेंगे। और इस ग्राफ का जो एरिया होगा ये टोटल एनर्जी रेडिएशन बताएगा, और ये वेवलेंथ जो है इसके करस्पॉन्डिंग स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो इस वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, जो कि विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ के सहायता से ये वेवलेंथ कैलकुलेट होगा। तो दोनों चीजों को बहुत ध्यान से याद रखेंगे। ठीक है, पूरा एरिया क्या बताएगा? टोटल एनर्जी रेडिएशन बताएगा पर सेकेंड फ्रॉम पर यूनिट एरिया। ठीक है, और ये स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर है।
अब इससे बेस होकर क्वेश्चन करते हैं। देखिए, सपोज करो स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर वर्सेस वेवलेंथ के ग्राफ ऐसे दिया हुआ है, इस तरीके से बना था। इस तरीके से, ठीक है। कहा था कि ये जो ग्राफ 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 3 ऑब्जेक्ट को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इस तीनों में से कोई एक फिलामेंट हो सकता है, बल्ब का फिलामेंट कोई एक सन हो सकता है, सन का टेम्परेचर रिप्रेजेंट कर सकता है, और कोई एक फर्नेस को रिप्रेजेंट करेगा, फर्नेस को रिप्रेजेंट करेगा। आइडेंटिफाई ग्राफ को आइडेंटिफाई करिए, ये कौन सा ग्राफ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बताता हूं, सबसे ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा, सन का, नो डाउट। इन तीन में सबसे ज्यादा किसका होगा, सन का। तो फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इंटू टी बराबर कांस्टेंट, और ये जो मैक्सिमम है ना, मैक्सिमम इंटेंसिटी, वो यहां पे है, तो एक तो ये बन गया, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पे है, तो इसका वेवलेंथ ये बन गया, इसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी यहां पे है, तो इसका वेवलेंथ ये बन गया। तो जिसका वेवलेंथ सबसे कम होगा उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग, अगर वेवलेंथ सबसे कम जा रहा है तो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो इन तीनों में सबसे कम टेम्परेचर किसका है, इसका है कि इसका है कि इसका है। ऑफ कोर्स इसका टेम्परेचर सबसे कम है, अगर इसका सबसे कम है तो 1 क्या होगा, सन। इसका मतलब 1 सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, फिलामेंट में और ये मैक्सिमम से ही चेक करेंगे, इसके मैक्सिमम देखेंगे, इसके मैक्सिमम देखेंगे, और इसके मैक्सिमम देखेंगे, और कहीं नहीं से, और कहीं नहीं से, और कहीं नहीं से। अच्छा, फिल्म का हो गया। फिलामेंट और फर्नेस में किसका टेम्परेचर ज्यादा था, फर्नेस का। तो दूसरा फर्नेस, तो इसका मतलब ये पता क्या होना चाहिए, फर्नेस होना चाहिए, क्योंकि फर्नेस का टेम्परेचर सन से कम और फिलामेंट से ज्यादा, तो फर्नेस है। और सबसे कम टेम्परेचर किसका होगा, फिलामेंट का। सबसे कम टेम्परेचर फिलामेंट का है। अगर टेम्परेचर कम होगा तो वेवलेंथ इंक्रीज कर जाएगा, टेम्परेचर घटा वेवलेंथ इंक्रीज किया। तो सबसे कम टेम्परेचर किसका, फिलामेंट का, तो उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा आएगा। टेम्परेचर कम होगा तो ये घटेगा तो ये बढ़ेगा ना। थर्ड क्या है, दिस इज फिलामेंट, ये फिलामेंट है, दिस वन इज आंसर। ठीक है, ओके ओके। अब हम लोग बात कर रहे हैं एमिसिविटी, स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी को डिफाइन किया गया है, दिस इज emissive power of object, emissive power of object divided by emissive power of black body at same temperature। तो जिस टेम्परेचर पे इमिसिव पावर उस ऑब्जेक्ट ले रहा हो, उसी टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी का इमिसिव पावर। तो इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, इससे डिवाइड किया गया, डिफाइन किया गया एमिसिविटी। एक ऑब्जेक्ट की एमिसिविटी को डिफाइन किया गया तो एमिसिविटी इज रेशियो ऑफ इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, E/EB। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखेंगे, तो इमिसिव पावर ऑफ ऑब्जेक्ट टू इमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी इज एमिसिविटी ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ब्लैक बॉडी इमिसिव पावर 1 के बराबर आता है। और मैं आपको बता चुका हूं ब्लैक बॉडी के लिए एब्जॉर्बिंग पावर भी 1 होता है, बताया था ना।
एब्जॉर्बिंग पावर भी 1 होता है। यहां से एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जो कि इसी में मैं आपको बाद में क्लियर कर दूंगा, कि फॉर एनी ऑब्जेक्ट इमिसिव पावर एंड एब्जॉर्बिंग पावर आपस में इक्वल होता है। फॉर ऑल ऑब्जेक्ट्स इमिसिव पावर एंड ऑब्जॉर्बिंग पावर हमेशा इक्वल होता है। इमिसिव पावर जिसका ज्यादा होगा, अच्छा देखो भाई ब्लैक बॉडी का तो ईबी कांस्टेंट आएगा, तो अगर इमिसिविटी बढ़ती है इसका मतलब ई बढ़ रहा है। हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट है और नीचे एक ब्लैक बॉडी के साथ रेशियो निकाल रहे हो, इस वैल्यू को पता कर रहे हो ई अपान ईबी से, तो ईबी तो सबके लिए सेम आएगा। और 10 ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो इस ऑब्जेक्ट का इमिसिव पावर अपान ईबी, इसका इमिसिव पावर अपान ईबी, इसका इमिसिव पावर अपान ईबी, इसका इमिसिव पावर ईबी। तो जिसका ये रेशियो ज्यादा होगा उसकी इमिसिविटी सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, सबसे ज्यादा होगी। तो हम ध्यान रखेंगे किसी ऑब्जेक्ट की इमिसिव पावर ज्यादा है, इमिसिविटी ज्यादा है, किसी ऑब्जेक्ट की इमिसिविटी ज्यादा है, इसका मतलब उसका इमिसिव पावर भी ज्यादा होगा। तो इसको अलग से लिख लेंगे। if an object has more emissivity value, then its emissive power also will be more। मतलब इमिसिविटी ज्यादा तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी, इमिसिविटी ज्यादा है तो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रेडिएट करेगी। और ये लाइन ये बता रहा है कि अगर इमिसिविटी ज्यादा तो एब्जॉर्बिटी भी ज्यादा होगी। मतलब एक ऑब्जेक्ट अगर ज्यादा से ज्यादा एनर्जी रेडिएट कर रहा है तो अगर उसके ऊपर एनर्जी इंसिडेंट होगी तो ये ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्ब भी करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ हीट इज गुड इमीटर ऑफ हीट। अगर एक ऑब्जेक्ट अच्छा एब्जॉर्बर है हीट का, अच्छा से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उतना ही अच्छा क्या है, इमीटर भी है हीट का। तो लिखिए स्टेटमेंट को, if an object is good absorber of heat, it is a good emitter of heat। तो जो ज्यादा अच्छा ऑब्जर्वर है तो उतना ही अच्छा इमीटर भी है, एब्जॉर्बर है तो इमीटर भी है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब लिखेंगे नेक्स्ट। अच्छा, इस चीज को एकदम याद रखना, कभी जब भी तुमसे पूछेगा ना फाइंड एमिसिविटी, पता करो एब्जॉर्बिंग पावर कितना है, वही आंसर जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक सरफेस है, इस पे Q नॉट एनर्जी इंसिडेंट हो रही है एंड रिफ्लेक्ट हो रही है Q R एनर्जी, and rest of energy is absorbed, then finds emissivity। इसे पता करो। तो एमिसिविटी निकालना है, एब्जॉर्बिंग पावर बराबर होगा, तो हम लोग एब्जॉर्बिंग पावर निकालेंगे। एब्जॉर्बिंग पावर क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब डिवाइड बाई एनर्जी इंसिडेंट। तो Q नॉट एनर्जी आ रहा है, QR एनर्जी रिफ्लेक्ट हो जा रहा है, तो रिमेनिंग एनर्जी क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी ना। तो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, Q नॉट माइनस QR, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, डिवाइड बाई एनर्जी इंसिडेंट, that is Q naught। Now this value is 1 minus QR upon Q naught। This is emissivity and this is absorbing power and this is answer। इसे ध्यान रखना। नेक्स्ट, तो सीख रहे हैं स्टीफेंस लॉ ऑफ रेडिएशन। ठीक है, ये है एक ऑब्जेक्ट है जो किसी टेम्परेचर T पे रखा हुआ है, तो ये एनर्जी रेडिएट भी करता है, और अगर सराउंडिंग का टेम्परेचर Ts है तो इस सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से इस पे एनर्जी
इंसिडेंट भी होगी। तो जैसे मैं हूं तो सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है और मेरे पर T है, तो मेरे बॉडी से एनर्जी रेडिएट होगी और साथ में सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से मेरे ऊपर एनर्जी आएगी भी। तो जो नेट एनर्जी रेडिएशन है, नेट एनर्जी रेडिएशन मतलब जो बाहर जा रहा है और जो आ रहा है, मतलब नेट हीट ट्रांसफर जो हो रहा है, तो नेट हीट radiated is dq by dt, and that is sigma E A T to the power 4 minus Ts to the power 4. This is Stephen's law. ये स्टीफेंस लॉ है। तो नेट हीट रेडिएशन dq by dt सिग्मा E A T का पावर 4 माइनस Ts का पावर 4 लिखेंगे, वेयर सिग्मा इज स्टीफेंस कांस्टेंट, E is emissivity of object, for black body it is 1, A is total surface area of object, T is temperature of object in Kelvin, and Ts is temperature of surrounding. तो दिस इज स्टीफेंस लॉ, आप ध्यान रखोगे क्योंकि पूछे नेट एनर्जी रेडिएशन तो आप फॉर्मूला लगाना, आंसर दे देगा। ओके, एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि एक ऑब्जेक्ट है सपोज करो जिसका सरफेस एरिया स्फीयर मान लो इसका, इसका रेडियस जो है वो 2 मीटर के बराबर है और इसका जो टेम्परेचर है दिस इज 127 डिग्री सेंटीग्रेड एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर है 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट की जो एमिसिविटी है दिस इज 0.1, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की जो मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर कर रहा हूं, इस ऑब्जेक्ट की हीट कैपेसिटी इज 20 जूल पर सेकेंड है। पूछ रहा है फाइंड, पहला क्वेश्चन, इनिशियल पावर ऑफ रेडिएशन सेकेंड है इनिशियल रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर्स, ठीक है। तो देखिए लगाएंगे स्टीफेंस लॉ, dq by dt इज सिग्मा E दिया गया, सिग्मा E A स्फीयर है तो सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया 4 पाई r स्क्वायर, r2 है ना, तो सिग्मा E A T इस ऑब्जेक्ट टर्म सर केल्विन में 127 है ना, तो 273 ऐड कर दो तो 300 आएगा, माइनस ये 27 है, नहीं ये 27 है ना, ये 127 है तो 2 पे ये 4 बनेगा, दिस इज 400, 27 मतलब केल्विन में 300 आएगा, दिस इज आंसर। इनिशियल पावर क्या होता है, एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड, दिस वन एनर्जी रेडिएशन पर सेकेंड है जाता है dq by dt। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकल गया। दूसरा क्वेश्चन के लिए ये जो dq by dt है ना, तो उसी को क्या लिख सकते हो, ms
dt अपन t लिख सकते हो। अब इसके जगह पे इस वैल्यू को प्लेस कर दो, ms की वैल्यू क्या दी गई है 20, उठा के यहां रख दो, एंड dt अपन dt, तो इसकी वैल्यू उठा के यहां प्लेस करो, कैलकुलेट करो, इससे आंसर आ जाएगा। दिस इज आंसर, रेट ऑफ डिक्रीज। टेम्परेचर घटेगा ही, क्यों घटेगा भाई, हीट बाहर निकल रहा है तो टेम्परेचर ड्रॉप करे। दिस इज आंसर। एक क्वेश्चन और करता है। क्वेश्चन ये है कि एक स्फीयर है, इसका जो रेडियस है 2 मीटर्स, और इसका जो टेम्परेचर दिया गया 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसको वैक्यूम में रखा गया। रिपीट कर रहा हूं, जब भी बोलेगा वैक्यूम, द टेम्परेचर ऑफ वैक्यूम इज 0 केल्विन, याद रखना है। जब भी तुमसे पूछे वैक्यूम का टेम्परेचर, आंसर इज 0 केल्विन, वैक्यूम टेम्परेचर 0 केल्विन, ठीक है। कहीं वैक्यूम टेम्परेचर 0 केल्विन। कह रहा अगर हीट कैपेसिटी इसका 20 जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, इसमें मैंने पर सेकेंड नहीं होता, ये डिग्री सेंटीग्रेड होगा, लिख लीजिएगा, या डिग्री केल्विन इसके बराबर है। देन फाइंड टेम्परेचर एज फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो देखिए, ओके, तो क्या करेंगे, इसका फंक्शन लिखने के लिए पहले तो इसका ही ट्रांसफर लिखेंगे, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, डी क्यू बाई डी टी, ना डी क्यू बाई डी टी, एंड दिस इज सिग्मा। डिफॉल्ट केस में ब्लैक बॉडी बना रहता है, डिफॉल्ट केस में ब्लैक बॉडी 1 ई ए क्या आएगा 4 पाई आर स्क्वायर। किसी टाइम पे मान लो टेम्परेचर टी है, किसी टाइम का टेम्परेचर टी है, तो क्या लिखोगे, टी का पावर 4 लिखोगे, और यही जो वैल्यू होगी बेसिकली बराबर किसकी होगी। अच्छा, यहां से मैं डी क्यू वैल्यू निकाल सकता हूं, डी क्यू की वैल्यू क्या बनेगी, सिग्मा 1 इंटू 4 पाई 2 का स्क्वायर, तो ये 4 इंटू 4 16 बनेगा, 16 पाई टी का पावर 4, डी क्यू की वैल्यू इतनी बन गई, इंटू डी टी, डी टी दर दिया, इसी को लिखेंगे एम एस डी टी, एम एस डी टी। इस टी का पावर 4 इधर भेज दो तो बनेगा 16 सिग्मा इंटू 16 पाई डी टी, नाउ इंटीग्रेशन एम एस डी टी का पावर 4, नाउ इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू 0 पे, टेम्परेचर कितना है 127 डिग्री, तो कैल्विन में कितना आएगा 400, और टी टाइम पे टेम्परेचर मान लो टी है, कर दो इसको इंटीग्रेट, आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन कुछ और हम लोग करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं, ये है सपोज करो एक रॉड है इस तरीके से, इसका टेम्परेचर दिया गया यहां का 127 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और यहां पे एक मैंने ब्लैक पॉलिश कर दिया, सीधा ब्लैक पॉलिश, और इसका जो रेडियस है ये बराबर है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। ब्लैक पॉलिश इस तरीके से था, कैसे, और यहां पे मैंने ब्लैक पॉलिश कर दिया, ब्लैक पॉलिश कर दिया, इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर के बराबर है, इस एंड का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसके ऊपर ना एडियाबेटिक पॉलिशिंग कर दिया, एडियाबेटिक पॉलिशिंग इस कर्व सरफेस पे, एडियाबेटिक पॉलिशिंग चारों तरफ कर दी है ताकि कर्व सरफेस से कोई भी रेडिएशन ना हो, कर्व सरफेस से कोई भी रेडिएशन ना हो, एडियाबेटिक पॉलिशिंग है ताकि इधर से जो रेडिएशन होगा उधर से टकरा के लौट आएगा, तो जो भी रेडिएशन होगा या कंडक्शन होगा इसी के थ्रू अंदर ऐसे होगा। अब ये जो रॉड है इसका लेंथ दिया गया सपोज करो
20 सेंटीमीटर के बराबर है, 20 सेंटीमीटर नहीं है, 20 मीटर के बराबर है। इस रॉड की जो कंडक्टिविटी है के, दिस इज 100 ऐसा ही सिस्टम है। और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग इसका टेम्परेचर टीएस है। कह रहे ये जो ब्लैक सरफेस है इसका टेम्परेचर अगर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है तो फाइंड आउट टीएस, फाइंड टीएस। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा होगा बेसिकली, ये जो मटेरियल है ना, रॉड का मटेरियल, यहां का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहां का 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ऐसे एनर्जी रेडिएट होगा, रेडिएट करो, कंडक्ट होगी, मटेरियल है ना तो उससे कंडक्शन होगा, और कंडक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो अगर ये मेटल रॉड है तो इस टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एनर्जी यहां से क्या होगी, कंडक्ट होगी, और जो एनर्जी कंडक्ट होगी वही इस ब्लैक सरफेस से इस एटमॉस्फेयर में ट्रांसमिट होगी, ब्लैक सरफेस से ट्रांसमिट होगी। तो पूछ रहा सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना होगा अगर इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर, ब्लैक सरफेस का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है और इस रिजर्वायर का टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट है। तो ये है, ये मेरा हाथ रिजर्वायर है, इस एंड पे 127 डिग्री सेंटीग्रेड, इधर से हीट ट्रांसफर हो रहा है इस ब्लैक सरफेस के थ्रू, इस एटमॉस्फेयर में ट्रांसफर हो रहा है, ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। तो कह रहा है कि अगर इसका टेम्परेचर 127 डिग्री सेंटीग्रेड है और इसका 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और टाइम के साथ अगर कांस्टेंट है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर बताइए कितना होगा। तो हीट ट्रांसफर ड्यू टू कंडक्शन, dq by dt by conduction is equals to dq by dt by radiation। तो कंडक्शन भी क्या लिखोगे, k 100 ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ये वाला एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, के ए डेल्टा टी अपान एक्स, फॉर्मूला क्या होता है कंडक्शन में, के ए डेल्टा टी अपान एक्स, के ए डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस, इसमें से घटाएंगे 127 में से 27 घटा दो, इट इज 100 अपान एक्स, ये लेंथ 20 है ना, लिखेंगे 20 बराबर सिग्मा ब्लैक बॉडी है तो 1 होगा इमिसिविटी, सिग्मा ई ए इसका सरफेस एरिया कितना है, ब्लैक सरफेस एरिया, इट इज पाई आर स्क्वायर, ये एक्चुअल सरफेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा ई ए टी का पावर 4, इसका टेम्परेचर क्या है 27, केल्विन में बदलो 300 का पावर 4 माइनस सराउंडिंग टेम्परेचर टीएस, टीएस का पावर 4, पाई आर स्क्वायर से पाई स्क्वायर कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर दो, जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे टीएस की वैल्यू सॉल्व होके आ जाएगी, एंड दिस इज आंसर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट का पार्ट है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टीफेंस लॉ with wind displacement law। wind displacement law, wind displacement law ये एक बॉडी का जो रेडिएशन है, दिस इज सिग्मा ई ए टी का पावर 4। अब विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ क्या कहता है, लैम्डा एम टी बराबर बी, तो इससे टी की जगह पे क्या लिख सकता हूं, बी अपान लैम्डा एम, उठा के यहां प्लेस कर दूं तो डी क्यू बाई डी टी की वैल्यू आ गई, सिग्मा ई ए बी अपान लैम्डा एम का पावर 4, दिस इज combination of Stephens with wind displacement law।
अब इससे बेस पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, जैसे कहेगा कि 400 जूल पर सेकेंड एनर्जी इज रेडिएटेड बाय वेवलेंथ ऑफ 2000 एंगस्ट्रॉम, फाइन पावर एट लैम्डा 2 4000 एंगस्ट्रॉम। और ये जो लैम्डा है ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है, मैक्सिमम इंटेंसिटी का करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ है। कह रहा है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस समय मैक्सिमम इंटेंसिटी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ 2000 एंगस्ट्रॉम है, इंटेंसिटी 400, जो पावर है 400 जूल पर सेकेंड है। तो फाइन पावर व्हेन वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी इज 4000 एंगस्ट्रॉम। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो क्या लिखेंगे, 400 है ना, तो यहां लिखेंगे 400 सिग्मा ई ए बी अपॉन लैम्डा एम, दिस इज 2000। पावर पता करना है, दिस इज सिग्मा ई ए बी अपॉन लैम्डा एम, कितना इसका 4000 है ना, का पावर 4। डिवाइड कर दो दोनों इक्वेशन को, तो बनेगा 400 अपॉन पी इज इक्वल टू, इसको इससे डिवाइड कर दो तो 4000 ऊपर जाएगा, तो बनेगा 2 का पावर 4। इससे पी की वैल्यू आएगी 400 डिवाइड बाई 16, इट इज 25 जूल पर सेकेंड, एंड दिस इज आंसर। तो स्टीफन्स लॉ पे बेस्ड होकर ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, तो इसको आप इसी तरीके से अटेम्प्ट करिएगा। अब एक लास्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T है, ये क्या कहता है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts के बराबर है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज्यादा है सराउंडिंग से, तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होगा, कूल होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे घटेगा, घटना भी चाहिए क्योंकि इसका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है। तो ये एनर्जी रेडिएट करेगा। मुझे पता करना है कि किस रेट से एनर्जी रेडिएट करेगा, हमें पता करना है किस रेट से इसका टेम्परेचर घटेगा। तो एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर T है, सराउंडिंग टेम्परेचर Ts है और T Ts से ज्यादा है। अब क्वेश्चन में मेंशन है T माइनस Ts, दिस इज डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट टू सराउंडिंग, एंड दिस इज लेस देन, इसकी जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इस सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत कम है। इसका मतलब मैं ये बोलने जा रहा हूं कि डेल्टा T अपॉन Ts इज लेस देन 1/20। 1/20 इस कंडीशन में चल रहा है। तो अगर ऐसा कंडीशन है तब हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया कि इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का जो डिफरेंस है, वो सराउंडिंग के टेम्परेचर का रेशियो 1/20 से कम, इसको बोलते हैं इट इज लेस देन 1। मैंने तो कैलकुलेशन के लिए 1/20 लिख ली ताकि कंपेयर करके सॉल्व कर लूंगा, बट किताबों में लिखा होता है डेल्टा T अपॉन Ts इज लेस देन 1। मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर का डिफरेंस सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत ही कम है। ठीक है, तो देखिए पहले लगाएंगे स्टीफन्स लॉ इसके ऊपर। तो एनर्जी रेडिएशन क्या लिखेंगे, सिग्मा ई ए टी का पावर 4 माइनस Ts का पावर 4, सिग्मा ई ए टी का पावर 4 Ts पावर, दिस इज dq by dt। तो dq by dt इस ऑब्जेक्ट से जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है वो इसको गवर्न करेगा। इसको मैं लिख सकता हूं ms dt अपॉन dt, इतना लिख सकता हूं। dq क्या लिखो, dq को ms dt, तो dt से डिवाइड कर दिया।
अच्छा, इस टी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? टी की जगह पे देखो, अगर मैं इसको इधर भेज दूं तो टी की जगह पे लिख सकता हूँ क्या? टी एस प्लस डेल्टा टी, माइनस टी एस इधर भेज दो तो टी एस प्लस डेल्टा टी उठा के यहाँ प्लेस कर दो, तो बनेगा सिग्मा ई ए टी एस प्लस डेल्टा टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4 बराबर एम एस, यहां से टी एस का पावर 4 कॉमन निकाल लो तो बनेगा सिग्मा ई ए टी एस का पावर 4 1 प्लस डेल टी अपॉन टी एस का पावर 4 माइनस 1 बनेगा एम एस डी टी अपॉन डी टी आएगा। अच्छा, डेल्टा टी अपॉन टी एस लेस देन 1 अपॉन 20 है, इट इज वेरी वेरी लेस कंपेयर टू 1 मान लेंगे। अगर ये 1 से बहुत कम है तो बाइनोमियल एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स का पावर n बराबर 1 प्लस एम एक्स, तो ये 4 यहां पर जाएगा, ये जो 4 होगा जो एक्सपेंड करोगे तो यहां पर जाएगा इस तरीके से 1 प्लस 4। अच्छा, ये माइनस 1 इस 1 को कट कर देगा तो इससे बनेगा एम एस दिस वन इज इक्वल टू सिग्मा ई ए टी एस का पावर 4 और ये टी एस नीचे से करके टी एस का क्यू कर देगा और ये 4 का टर्म यहां पे आएगा ही, ये बन गया डेल्टा टी, यहां पे लिख लो डेल्टा टी। और इस एम एस, ये जो एम एस है ना, इसको उठा के मैं यहां भेज दिया, दिस इज दिस वन। अच्छा, यहां पे एक माइनस साइन इस लिख लेंगे, इसलिए देखो क्यों भाई, टी जो है वो टी एस से ज्यादा है, टी टी एस से ज्यादा है तो वैल्यू पॉजिटिव होगी और टेम्परेचर घट रहा है तो डी टी अपॉन डी टी निगेटिव हो जाएगी, तो एक माइनस साइन यहाँ पे यूज कर लेंगे, तो ये बन गया इतना। इसी को करके ऐसे लिखते हैं सी डेल्टा टी, इसका मतलब ये है, और ये पूरा दोनों ही फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, किस रेट से टेम्परेचर घट रहा है, माइनस डी अपॉन डी, रेट ऑफ कूलिंग। तो इस पूरे टर्म्स को बोलते हैं दिस इज रेट ऑफ कूलिंग, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग इज, तो ये जो टर्म है इसको बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग, टेम्परेचर किस रेट से घट रहा है, माइनस डी अपॉन डी इज रेट ऑफ कूलिंग। ये वैल्यू देखो पूरा पूरा कांस्टेंट है इस ऑब्जेक्ट के लिए, सिग्मा स्टीफन कांस्टेंट कांस्टेंट रहेगा, एमिसिविटी कांस्टेंट, ए सरफेस एरिया, टी एस सराउंडिंग टेम्परेचर, एम मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एस स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी एक ही ऑब्जेक्ट के लिए पूरा पूरा कांस्टेंट है और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस है ऑब्जेक्ट और सराउंडिंग के साथ। इसका मतलब जो रेट ऑफ कूलिंग है, किस रेट से टेम्परेचर घट रहा है, माइनस डी टी अपॉन डी टी, किस रेट से टेम्परेचर घट रहा है, ये टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल है। तो इस चीज को आपको याद रखना है कि जब एक ऑब्जेक्ट कूल कर रहा होता है तो उसका जो रेट ऑफ कूलिंग है, टेम्परेचर डिक्रीज करने के जो रेट है, वो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर और सराउंडिंग के टेम्परेचर के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लीनियर प्रोपोर्शनल होता है। तो दिस इज रेट ऑफ कूलिंग। इसमें कांस्टेंट की वैल्यू एकदम याद रखना, ये जो सी होता है एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कांस्टेंट होगा, बट अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होगा। एक ही ऑब्जेक्ट के लिए दो डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन में ये कांस्टेंट आएगा, बट इस ऑब्जेक्ट का और इस ऑब्जेक्ट का सी अलग अलग हो सकता है, बिकॉज ऑफ उसका मास अलग हो सकता है, स्पेसिफिक कैपेसिटी अलग हो सकता है, एरिया अलग हो सकता है, एमिसिविटी अलग हो सकता है। तो इसको लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस सी इज constant with respect to time for one object. This C is constant with respect to time for one object, but made different with respect to
टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बट मेड डिफरेंट फॉर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। और इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। और एक और बात, मान लो ये इंफॉर्मेशन नहीं है, ऐसा 1/20 से कम नहीं आ रहा है, बट क्वेश्चन मेंशन है कि न्यूटन कूलिंग लॉ वैलिड है, तभी भी तुम इसका यूज करोगे। अगर उसने लिख दिया कि न्यूटन कूलिंग लॉ वैलिड है, इसका मतलब आप इसका यूज करेंगे। ओके, जैसे ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसको ध्यान रखेंगे। ये कहता है देखिए, एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको ध्यान रखना। करें एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर सराउंडिंग का जो टेम्परेचर दिया गया, सराउंडिंग टेम्परेचर इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। अब एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है। 60 डिग्री सेंटीग्रेड से 50 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में जो टाइम लगता है, दैट टाइम इज 10 सेकेंड। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जाने में अगर टाइम T2 लग रहा है, तो फाइंड आउट T2। रिपीट कर रहा हूं, एक ऑब्जेक्ट है जिसका टेम्परेचर 60 से 50 तक जाने में 10 सेकंड लगता है, तो 50 से 40 तक जाने का टाइम बताइए, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड, सराउंडिंग का 20 डिग्री सेंटीग्रेड। और क्वेश्चन में मेंशन है कि न्यूटन्स कूलिंग लॉ इज वैलिड। अब सॉल्व करना है, कह रहा है न्यूटन कूलिंग लॉ वैलिड है, तो ये तो ऑब्जेक्ट एक ही है ना, तो इस एक ऑब्जेक्ट के लिए ये जो C की वैल्यू आई थी, C ये कांस्टेंट रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस फॉर्मूले का यूज करोगे, मानोगे कि किसी टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर T है, किसी टाइम T पे, ऐसा मेथड 1 लिख रहा हूं, दिस इज द बेसिक मेथड, और सबसे ज्यादा यही इसी बेस पे क्वेश्चन पूछता भी है। तो टाइम T पे मान लो टेम्परेचर T है, और T प्लस dt टाइम पे टेम्परेचर चेंज होकर T माइनस dt हो जा रहा है। किसी टाइम T पे टेम्परेचर T है और T प्लस dt पे टेम्परेचर चेंज होकर T माइनस dt हो जा रहा है, तो न्यूटन रेट ऑफ कूलिंग क्या है, माइनस dt अपॉन dt इज इक्वल टू C इंटू टेम्परेचर डिफरेंस डेल्टा टी ना। इसको क्या लिखोगे, C इंटू डेल्टा टी क्या लेगा, T में से सराउंडिंग टेम्परेचर TS घटाओगे ना, TS, तो TS लिख दो 20। अच्छा, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रहने दो, इसको डिग्री सेंटीग्रेड में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों, ये डिफरेंस है ना, डिफरेंस चाहे केल्विन का हो चाहे डिग्री सेंटीग्रेड का हो, सेम देता है, इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड लगा दिया। तो मैं लिखा किसी टाइम T पे टेम्परेचर कैपिटल T है और T प्लस dt पे टेम्परेचर T माइनस dt हो जा रहा है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस को टाइम के डिफरेंस से डिवाइड कर दो। और यही तो लिखे थे, लिख देता हूं। अब क्या करेंगे, इसको इसके नीचे भेजो, तो बनेगा dt अपॉन T माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस C इंटू dt। इस dt को इधर भेज दिया, माइनस इधर भेज दिया, इस पूरी वैल्यू किसके नीचे भेजा। नाउ इंटीग्रेशन, टाइम 0 पे इसका टेम्परेचर कितना है, 60 है, देखो इनिशियल 60 है ना, 60 है, और टाइम T पे मान लो टेम्परेचर T हो जाता, कर दो इसको इंटीग्रेट, तो बनेगा ln T माइनस 20 लिमिट 60 टू T, दिस इज माइनस CT। यहां से बनेगा ln T माइनस 20 डिवाइड बाई 60 प्लेस करो तो 40 आएगा, दैट इज माइनस CT। तो यहां से T माइनस 20 की जो वैल्यू आएगी, दिस इज 40 e टू द पावर माइनस CT आएगी। तो यहां से T की वैल्यू कितनी आएगी, देखो
20 इधर भेजो, प्लस 40 ई टू द पावर माइनस सी टी आ गई। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है वो इसको गवर्न कर रहा है, अब इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, जहां पे सी कांस्टेंट है। इसको हटाई दो। ओके, अब देखो। अच्छा, एक कॉमन सेंस से बताता हूँ। ये 60 से 50 जाने में 10 सेकंड लग रहा है, तो कि पूछे 50 से 40 जाने में ये टाइम 10 से ज्यादा लगेगा, क्योंकि शुरुआत में तेजी से कूल होगा, बाद में धीरे धीरे कूल होगा ना। तो शुरू में टाइम ज्यादा लगेगा, बाद में कम। शुरू में कम लगेगा, बाद में ज्यादा लगेगा ना। टेम्परेचर पहले टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा तो टेम्परेचर जल्दी से ड्रॉप करेगा। अरे कोई ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो शुरू में जल्दी ठंडा हो जाता है, अब बाद में तो धीरे धीरे ठंडा होता है। तो अगर 60 से 50 जाने में 10 सेकंड लग रहा है, तो 50 से 40 जाने का टाइम 10 से ज्यादा होगा ना। तो अब क्या करेंगे, मैं इसको हटा रहा हूं। अब मैं इस पे वैल्यू प्लेस करने जा रहा हूं। देखिए, देखिए इस टी के जगह पे क्या रखेंगे, 50 रखो, तो इस टी के जगह पे क्या रखोगे, 10 सेकेंड। तो लिख रहा हूं टी के जगह पे 50, तो इस 20 प्लस 40 ई टू द पावर माइनस सी इंटू टी की जगह पे 10। तो यहां से आ गया ई टू द पावर माइनस 10 सी, ई टू द पावर माइनस 10 सी बराबर ये 3 बनेगा, 3/4 आ गया। क्वेश्चन नंबर 1। अब देखो इस टी की जगह पे अगर तुम 40 रखते हो तो इस टाइम पे टी नहीं रखोगे भाई। ये जो है इसमें इनिशियल टाइम टेम्परेचर क्या था, 60 था ना। टी बराबर 0 पे देखो टेम्परेचर 60 है, तो 60 से 50 जाने का टाइम। अच्छा, ये फंक्शन क्या बता रहा है, ये फंक्शन बता रहा है कि आफ्टर टी टाइम बाद टेम्परेचर कितना होगा, जबकि इनिशियल टेम्परेचर 60 है। मतलब इनिशियल 60 से टी तक जाने का टाइम ये बता रहा है। तो 60 से 50 तक जाने का टाइम, 60 से 50 तक जाने का टाइम 10 सेकेंड है, इसी से आ गया। अब फिर वही, अब 40 तक ले जाना है ना, लेकिन 40 कहां तक जाएगा, 60 से 40 जाएगा ना, 60 से 40 जाएगा ना। ये वाला टाइम ये बताएगा फंक्शन में। अगर टी की जगह पे तुम क्या पुट करते हो, 40, ऐसे 40 प्लेस करते हो 40, तो ये जो भी टाइम आएगा, ये जो भी टाइम आएगा ई के पावर माइनस सी टी, ये सी इंटू टी जो आएगा ना, टी, ये टाइम बेसिकली 60 से 40 तक जाने का आएगा। तो 60 से 40 तक जाने का टाइम क्या है, 10 प्लस टी टू है ना, इसको लिखोगे 10 प्लस टी टू। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आएगा। तो इससे वैल्यू देखो क्या आएगी, ये आएगी 20, ये 0 से 0 कट गया। इससे क्या आएगा 2, 1/2, तो 1/2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूं ई टू द पावर माइनस 10 सी इंटू ई टू द पावर माइनस सी2 लिख सकता हूं। अब देखो क्या होगा, जब ये लॉग आएगा ना तब आंसर आएगा। तो एक काम करो, इसके जगह पे तुम 3/4 प्लेस कर सकते हो। तो ये क्या बनेगा, रुको, थ्री अपॉन फोर प्लेस करो, 3/4, तो ये बनेगा 4 इधर जाएगा तो 2/3, तो बनेगा 2/3 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस सी टी टू। अब दोनों तरफ लॉग ले लो, लॉग ले लो, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ln2/3 बनेगा माइनस सी टी टू। सी निकालना पड़ेगा। सी के लिए पता क्या किया, यहां पे लॉग ले लिया, तो यहां से लॉग लो तो क्या बनेगा, -10c बराबर ln3/4 आएगा, लॉग लिया तो यहां से c की वैल्यू उठा के यहां प्लेस कर दो, तो क्या बनेगा, c की जगह पे क्या लिखोगे, -c की जगह पे 1/10 ln3/4 इंटू टी2। अब तुम इसको इरेज कर दो, वैल्यू प्लेस कर दो, देन टी2 इज नथिंग बट 10 ln 2/3 डिवाइड बाई
ln 3/4 एंड दिस इज आंसर। और देखो ये टाइम में 10 से ज्यादा है, क्यों? ये ln 2/3 है, इसको क्या लिख सकते हो, रिवर्स कर सकते हो 3/2, तो ये माइनस यहां बाहर आ जाएगा तो बनेगा 3/2। रुको, इसको 3/2 कर दो ताकि 1 ज्यादा हो जाए, अदरवाइज निगेटिव बन जाता ना, ये 4/3। तो ये वैल्यू ज्यादा है, ये वैल्यू कम है, तो ये पूरी वैल्यू 1 से ज्यादा होगी ना, 1 से ज्यादा हो गई 1 से, तो ये वैल्यू 10 से ज्यादा हो गई, तो 10 से ज्यादा आना चाहिए था। दिस इज आंसर। दिस इज द फर्स्ट मेथड, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अगर ऑप्शन में लॉग के टर्म में आंसर दिया गया होता है तो इसी मेथड यूज करोगे, या गिवन ln की वैल्यू इतना तो भी इसी मेथड यूज करोगे। तो ये हिंट होता है समझने के लिए, आंसर लॉग के टर्म में है कि ई के टर्म में है, ई के टर्म में लॉग के टर्म में, यही मेथड लगाना। या क्वेश्चन क्या, गिवन ln इज दिस, तभी भी ये लगाना। अब इसका सेकेंड अप्रोच आता है मेथड 2, इसको बोलते हैं एवरेजिंग मेथड। एवरेजिंग मेथड ये बोर्ड के एग्जाम में या जेई मेंस में कभी कभी आता है, उसके साथ आप आंसर करते हो। अब देखो क्या है, न्यूटन कूलिंग लॉ क्या पढ़े थे तुम? न्यूटन कूलिंग लॉ तुमने ये पढ़ा था, सी टी माइनस टी एस पढ़ा था। एवरेजिंग मेथड, दोनों साइड में ना एवरेज लगा दो, एवरेज लगा दो, एवरेज। इसका एवरेज क्या होगा? इसका एवरेज होगा माइनस डेल टी अपान डेल्टा टी, इसका एवरेज होगा डेल्टा टी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू, सी कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, एवरेज से अंदर जाएगा, तो ये बनेगा एवरेज ऑफ टी माइनस एवरेज ऑफ टी एस बनेगा। बट टी एस तो कांस्टेंट है, तो इसका एवरेज टी एस ही रह जाएगा, तो इसको हटा के टी एस लिख देंगे। दिस वन इज, तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं एवरेजिंग मेथड। एवरेजिंग मेथड, इसमें डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी। देखो डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी। टी एवरेज लिखो, टी एवरेज, दिस टी एवरेज इज एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट, अंडरलाइन है, एवरेज ऑफ टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट इन टाइम ड्यूरेशन डेल्टा टी, और टी एस सराउंडिंग टेम्परेचर है, सी कांस्टेंट है, सॉल्व करते हैं। देखो इसी अप्रोच का हेल्प लेते हैं उस क्वेश्चन पे। क्या कहा था, 60 से 50 जाने में 10 सेकंड लगता है, 10 सेकंड, तो 50 से 40 जाने में कितना समय लगेगा? जबकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है कितना था, 20 था। यूज करो इस अप्रोच को, तो इस पहली लाइन है ना, फर्स्ट लाइन, तो फर्स्ट लाइन के लिए इक्वेशन लिखेंगे, फर्स्ट लाइन के लिए डेल्टा टी टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट का चेंज, ऑब्जेक्ट टेम्परेचर 60 से 50 हुआ ना, तो चेंज क्या हुआ 10 का, तो लिखेंगे माइनस 10 डिवाइड बाई डेल्टा टी टाइम ड्यूरेशन 10 सेकेंड है, रख दो, बराबर सी कांस्टेंट ब्रैकेट में टी एवरेज, मतलब ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का एवरेज वैल्यू, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर 60 से 50 हुआ ना, तो इनका एवरेज कितना हुआ, इसका एवरेज 60 से 50 गया, एवरेज आएगा 55, 60 प्लस 50 डिवाइड बाई 2 इट इज 55, तो बनेगा 55 माइनस टी एस सराउंडिंग टेम्परेचर, ये तो हमेशा कांस्टेंट है, 20 लिख लिया, तो इससे वैल्यू क्या आ गई, -1 इज इक्वल टू सी इंटू 20 घटा दो 35, क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इस सेकेंड लाइन का यूज करेंगे, सेकेंड लाइन 50 से 40 जा रहा है ना, तो डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज 50 माइनस 40 इट इज 10 माइनस 10 डिवाइड बाई टाइम चेंज, टाइम कितना टाइम लगा, T2 रखा है इज इक्वल टू सी टी एवरेज,
ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर का एवरेज वैल्यू 50 से 40 आया ना, तो 50 से 40 का एवरेज 45 होगा। 50 प्लस 40 बाई 2 45 माइनस टीएस ऑफ सराउंडिंग टेम्परेचर इट इज 20। तो ये वैल्यू कितनी बनेगी, दिस इज सी इंटू 45 25 आएगा ना। अब तुम क्या करो, इसको लिखो माइनस 10/T2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से सी आएगी यहां से -1/35, उठा के यहां पर रख दो, -1/35 इंटू 25। इसे से कोई पूछे T2 की वैल्यू क्या आएगी, तो T2 आएगा, इसको इधर भेजो, आएगा 350 डिवाइड बाई 25, 5 से डिवाइड कर दो, फोर्टीन सेकेंड। तो आंसर इज 14 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा आ गया। अब प्रॉब्लम है कि ऑप्शन में अगर ये वैल्यू दी गई है 14 सेकेंड, 13 सेकेंड, 10 सेकेंड ऐसा लिखा हुआ है, तो तुमको यही अप्रोच यूज करना पड़ेगा। अगर ऑप्शन में वैल्यू दी गई है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, 14 सेकेंड, 20 सेकेंड, 25 सेकेंड, मतलब तुमको एवरेजिंग मेथड से निकालना, क्योंकि लॉग तो तुम्हें याद नहीं होता है, तो क्यों देंगे तब। और लॉग अगर वैल्यू दी गई है तब ये मत लगा, तो इसमें एरर ज्यादा होता है कंपेयर टू दिस वन। तो ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड होता है इंट्रोगेशन वाला, ये थोड़ा सा कम एक्यूरेट होता है, क्योंकि एवरेज जब आता है थोड़ा सा एरर डेवलप कर देता है, इसे ध्यान रखें। न्यूटन कूलिंग लॉ बेसिक एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो जेई एडवांस में अभी आ चुका है, ये है कि आपके पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ये है और एक ये है। इस ऑब्जेक्ट का रेडियस r है, इसका रेडियस 2r के बराबर है। इस ऑब्जेक्ट की मटेरियल डेंसिटी रो है और इसका भी मटेरियल डेंसिटी रो ही है, बट इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी s है, जबकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी 2s है। इसके सरफेस का टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि सराउंडिंग का टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड है, और इसके सरफेस का टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब और इसका सराउंडिंग का टेम्परेचर भी 27 है, तो इसकी भी कूलिंग होगी, इसकी भी कूलिंग होगी। तो अगर ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो क्वेश्चन पूछता है फाइंड रेशियो ऑफ rate of cooling of two object initially। तो देखो इस ऑब्जेक्ट ए के लिए रेट ऑफ कूलिंग ये है। अब प्रॉब्लम आ गई ना, अब ये ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो जो कांस्टेंट सी था अब वो सेम नहीं होगा, वो भी अलग अलग होगा। अब उसकी वैल्यू प्लेस करेंगे, तो जिसकी वैल्यू हमने सीखा था सिग्मा ई ए, देखिए 4 सिग्मा ई ए टी एस का पावर 3 अपॉन एम एस, 4 सिग्मा ई ए 4 सिग्मा ई ए टी एस का पावर 3 अपॉन एम एस इंटू डेल्टा टी लिखेंगे। अब फॉर्मूला वैल्यू प्लेस करो, 4 सिग्मा ई, अगर नहीं दिया गया तो दोनों को ब्लैक बॉडी मानोगे, अगर ई की वैल्यू दी गई तो प्लेस करना पड़ेगा। ए इसका सरफेस एरिया इट इज 4 पाई आर स्क्वायर, टीएस सराउंडिंग टेम्परेचर 27 है ना, तो अच्छा इसका भी टीएस तो सेम ही है, तो टीएस को टीएस ही रहने दो, डिवाइड बाई एमएस। मास क्या होगा इसका, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ऐसी है तो ऐसा रहने दो। नाउ टेम्परेचर डिफरेंस इसके बीच के थे 127 या 27 कितना आएगा 100। अब यही बात ले आएंगे टीवी पे, ये आएगा 4 सिग्मा ई, बट ये क्या आएगा 4 पाई इंटू 2r का स्क्वायर, रेडियस 2r है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर अभी भी वही है टीएस का पावर 3
अपान मास, इसका मास क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, 4/3 पाई इंटू 2r का क्यूब, ये मास बन गया। स्पेसिफिक कैपेसिटी इसका 2s है, इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, ये 227, ये 27, इट इज 200। अब डिवाइड कर दो इसको इससे, तो इससे जो रेट ऑफ कूलिंग आएगी, दिस इज इक्वल टू, इसको डिवाइड करोगे तो 4 सिग्मा ई 4 पाई आर स्क्वायर कटेगा, टीएस का पावर क्यू कटेगा, ये रो से रो कटेगा, ये 4/3 पाई आर क्यूब इसे कट जाएगा। ये क्या आएगा, 100 है, तो ऊपर 100 का टर्म, एक 0 से 0 कटेगा, तो ये ऊपर 1 का टर्म आएगा, और यहां पे नीचे देखो यहां से 2 का टर्म आ गया, ये 2 का टर्म आया, ये क्या है 4 का टर्म भी है यहाँ पे, और यहां से क्या है 2 की पावर 3 8 आएगा, 8 इंटू 2 16 ऊपर आ जाएगा, तो वैल्यू क्या आ गई 16/8, इट इज 2, तो आंसर इज 2। मतलब इसकी जो रेट ऑफ कूलिंग होगी इसके रेट ऑफ कूलिंग से 2 टाइम्स ज्यादा होगी, मतलब इसकी रेट ऑफ कूलिंग, ए की रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी, इसकी रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगी कंपेयर टू दिस वन। ठीक है, ये फॉर्मूला बता रहा है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट का, तो आपको क्या करना है, इस सी की वैल्यू पे भी वर्क करना पड़ेगा। ओके, तो आज हमने हीट ट्रांसफर कंप्लीट किया। थैंक यू।